नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र प्रकाश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड 16 है, तारीख है 10 जुलाई 2023। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आज 10 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। चीन ने दलाई लामा की अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात पर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़कियों के साथ सहमति से संबंध बनाने वाले नाबालिग लड़कों के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को सामूहिक रूप से रद्द करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई पर केंद्र राज्यों से अपडेट मांगा। यमुना नदी के 206 मीटर के निशान से छूने पर आसपास के निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कर्नाटक में मेडिकल छात्र और अभिभावक NEXT परीक्षा के पैटर्न को लेकर चिंतित। कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंट की ओर आकर्षित हुए DRDO के वैज्ञानिक कुरुलकर भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में की बात। ATS की चार्जशीट में मामला हनी ट्रैप का प्रतीत होता है। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 10 जुलाई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सीय आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरवाला की पीठ में जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू को सौंपने का निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान श्री सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सीय आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई CBI FIR दायर किया गया। CBI द्वारा दर्ज मामलों में उन्हें 6 सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। ये तो थी खबर, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हर वक्त सत्येंद्र जैन को निर्दोष बताते नजर आते हैं। क्या होगा क्या पता, क्या सत्येंद्र जैन सच में निर्दोष हैं, फिर इस केस में उनकी संलिप्तता है या नहीं, हमारी नजरें बनी हुई है। देखते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। अगर सत्येंद्र जैन दोषी पाए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या अपनी छवि बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी फंसे हुए हैं शराब घोटाले में। हालांकि अभी अपराध सिद्ध हुआ नहीं है, इसलिए किसी को भी दोषी मानना उचित नहीं होगा। कोर्ट का काम है भैया, हमारा काम थोड़ी ना है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने सोमवार को दिल्ली में दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के अधिकारियों के साथ अमेरिकी अधिकारियों उजेरा जे का बैठक का विरोध किया और उसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास बताया। सुश्री जया के साथ बैठक में दलाई लामा, जो शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि तिब्बती स्वतंत्रता नहीं चाहते और वह चीन सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जिन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पास विचारक भेजे हैं। सुश्री जिया, जो नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अमेरिकी अवर सचिव और तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका विशेष समन्वयक भी है, ने सप्ताह के दूसरे हिस्से में रविवार को शाम को तिब्बती नेता और धर्मशाला स्थित CTA के अधिकारियों से मुलाकात की। भारत और बांग्लादेश की लंबी यात्रा और दोनों राजधानियों में सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। पिछले सप्ताह
सुश्री जोया ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन समारोह में भाग लिया था वाशिंगटन में। तिब्बत कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। जिनजियांग तिब्बत, ये मामले पूरी तरह से चीन के आंतरिक मामले हैं। किसी भी बाहरी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, ऐसा चीन का कहना है। भारत में चीन दूतावास के प्रवक्ता ने तिब्बत के लिए चीनी सरकार के आधिकारिक नाम का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि चीन विदेशी अधिकारियों और तिब्बती स्वतंत्रता बलों के बीच किसी भी प्रकार के संपर्क का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन ने इसी तरह मई 2022 में दलाई लामा से मिलने के लिए सुश्री जोया की धर्मशाला यात्रा का विरोध किया था और 2021 में बिडेन प्रशासन द्वारा तिब्बती मुद्दों पर विशेष समन्वयक पद की स्थापना का विरोध किया था। अमेरिका का जिनजियांग चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जिनजियांग से संबंधित मुद्दों के बहाने चीन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए और दलाई लामा गुट की चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों को कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। प्रवक्ता ने सीटीए को एक अलगाववादी राजनीतिक समूह के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि जिसे किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि शनिवार को धर्मशाला छोड़ने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए दलाई लामा ने कहा था कि तिब्बत चीन का हिस्सा था और चीनी सरकार ने बातचीत के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से उनसे संपर्क किया था। हम आजादी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा दलाई लामा कह रहे हैं। निर्वासित तिब्बत आध्यात्मिक नेता ने कहा कि हम कई वर्षों से यह तय कर चुके हैं कि हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। चीन को यह भी एहसास है कि तिब्बती लोगों में आत्मा है, दे आर बहुत मजबूत है। आप देख सकते हैं कि तिब्बती समस्या से निपटने के लिए वे ऐसा करना चाहते हैं। मुझसे संपर्क करें और मैं भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अब चीन बदल रहा है, चीनी भी गवर्नमेंट अधिकारी तौर पर या अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करें। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने 2010 के बाद से दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बातचीत नहीं की है। तब से अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी बातचीत दलाई लामा के भविष्य से संबंधित है, जिसमें उनकी मातृभूमि पर फिर से आने का अनुरोध भी शामिल है, न कि तिब्बत के भविष्य से। न तो अमेरिका दूतावास और न ही सीटीए ने दिल्ली में हुई चर्चा के विवरण का खुलासा किया। हालांकि कार्यक्रम की तस्वीरें सीटीए के सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट की गई, जिसमें दलाई लामा, सीटीए सिक्योंग, प्रधानमंत्री पोनपो और सुश्री जोया, सीटीए सिक्योंग, प्रधानमंत्री पेनपो सुश्री और भारत अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसिट के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक अन्य तस्वीर में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने दिखाया गया कि जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू और यूएसआईडी की उप सहायक प्रशासक अंजलि कौर शामिल हैं। तस्वीर में सामने की पंक्ति में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी कुर्सी पर बैठे दलाई लामा के बगल में फर्श पर घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हुए पुलिस ने जुलाई 10 को नानपारा इलाके में कथित तौर पर अवैध धर्म परिवर्तन में शामिल होने के आरोप में एक पादरी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। नानपारा के पुलिस उपाधीक्षक राहुल पांडे ने कहा कि पादरी बाबूराम पर सिद्ध नपुरवा गांव में गरीब ग्रामीणों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया था। इस काम में कुछ अन्य लोग ने उनकी मदद की। गैर कानूनी धर्मांतरण के आरोप में 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद रविवार को श्री बाबूराम सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। श्री पांडे ने कहा कि शेष आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि बाबूराम और उसकी पत्नी ग्रामीणों को कैंसर समेत उनकी बीमारियों को ठीक करने का वादा कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़कियों के साथ सहमति से संबंध बनाने
वाले नाबालिग लड़कों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को रद्द करने का फैसला लिया है। कोर्ट का कहना है कि इसमें शामिल बच्चों के हित और भविष्य के ये खिलाफ है। मद्रास उच्च न्यायालय ने सामूहिक रूप से नाबालिग लड़कियों के साथ सहमति से संबंध बनाने या उनके साथ भागने के लिए नाबालिग लड़कों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामले रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यदि यह पाया जाता है कि ये मामले अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के अलावा इसमें शामिल बच्चों के हित और भविष्य के खिलाफ हैं। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और सुंदर मोहन ने यौन अपराधों के पीड़ित पर किए जाने वाले टू फिंगर टेस्ट और संदिग्धों के शुक्राणु एकत्र करने किए जाने वाले पुराने पोटेंसी टेस्ट को भी समाप्त करने का फैसला किया है। न्यायाधीशों ने पुलिस को केवल रक्त के नमूने एकत्रित कर शक्ति टेस्ट परीक्षण करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लाने का निर्देश दिया है। कुडलोर जिले में एक लापता नाबालिग लड़की के संबंध में 2022 में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किए गए। इसे भागने का मामला मानने के बाद न्यायाधीशों ने पुलिस की दलील दर्ज की कि उन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध न पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पहले ही एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। हालांकि जब न्यायाधीशों का ध्यान दो नाबालिग बच्चों के एक ऐसे ही एक मामले की ओर आकर्षित किया गया जो धर्मपुरी जिले से चेन्नई भाग गए थे, जहां उन्होंने एक घर किराए पर लिया था, तो बेंच ने पाया कि एक महिला पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के तहत इसके अलावा एक खंड विकास अधिकारी डीडीओ ने नाबालिग लड़की को ले लिया और उसे 1 महीने से अधिक समय तक एक निजी घर में रखा। गर्भवती होने के बावजूद उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत नहीं थी। नाबालिग लड़के को भी लगभग 20 दिनों तक किशोर न्याय बच्चों के देखभाल संरक्षण में रखा गया। अधिनियम 2015 के तहत परिभाषित सुरक्षा के स्थान पर हिरासत में रखा गया था। यह इंगित करते हुए कि ऐसी घटनाओं में शामिल नाबालिग लड़के और लड़की पॉक्सो अधिनियम के तहत परिभाषित बच्चे शब्द 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। न्यायाधीश यह देखकर हैरान रह गए कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था। मामले में नाबालिग लड़की को पीड़ित के रूप में और नाबालिग लड़के को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के रूप में इस मामले को एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं कम से कम भविष्य में हो। यह दुखद है कि कोई भी हितधारक इस तथ्य के प्रति संवेदनशील नहीं था कि लड़का और लड़की दोनों 18 वर्ष से कम उम्र के थे और दोनों को संबंधित अधिनियम के तहत बच्चे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेंच ने लिखा, यह पता चलने के बाद कि नाबालिग लड़की ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसने ही लड़के को अपने साथ भागने के लिए मजबूर किया था और नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला चलाने में उसके माता पिता की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों ने इसे रद्द कर दिया। वीडियो की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संविधान की धारा 226 के साथ धारा 482 के साथ उच्च न्यायालय ने रिट अधिकार प्रयोग करके एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतरहीनता शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता का न्याय आदेश लिखते हुए न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, 2010 के बाद से तमिलनाडु में ऐसे 1728 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से 1247 मामले लंबित है। इस तरह पेंडुचेरी में 21, कराईकल में 6 और यानम में 2, कुल 29 मामले लंबित थे। ये सभी मामले तो जांच कार्रवाई के चरण में थे। उनके नेतृत्व वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को 1274 लंबित मामलों में से सहमति से संबंध में जुड़े मामलों में पहचान
करने और 11 अगस्त तक एक अलग सूची तैयार करने का निर्देश दिया। पुडुचेरी के पुलिस महानिदेशक को भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था। यदि उन मामलों को लंबित मामलों से अलग कर दिया जाता है तो इस अदालत के लिए उनसे निपटना आसान हो जाएगा और उचित मामलों में यह अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी कर सकती है और कार्रवाई को रद्द कर सकती है यदि कार्रवाई अंततः हित के खिलाफ होने की वाली है और उन मामलों में शामिल बच्चों का भविष्य। उन्होंने लिखा कि संवेदीकरण कार्यक्रम पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवाओं प्राधिकरण और तमिलनाडु न्यायिक अकादमी बाल कल्याण समितियों और किशोर न्यायालय बोर्डों के पीठासीन अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे ताकि वे माता पिता को अनावश्यक रूप से संघर्षग्रस्त बच्चों की हिरासत से वंचित न करें। कानून साथ ही टू फिंगर टेस्ट की प्रथा को समाप्त करने की इच्छा रखते हुए न्यायाधीशों ने डीजीपी को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या 1 जनवरी 2023 के बाद से किसी भी मामले में ऐसा परीक्षण आयोजित किया गया था और उचित आदेश पारित करने के लिए इसे अदालत के ध्यान में लाया जाए। न्यायाधीशों ने शक्ति परीक्षण के लिए शुक्राणु एकत्रित करने की पुरानी पद्धति को बंद करने का पर भी जोर दिया। बेंच ने आदेश दिया विज्ञान में कंडीशन और सीमा में सुधार किया है और केवल रक्त का नमूना एकत्रित करके यह परीक्षण करना संभव है। ऐसी उन्नत तकनीकों का दुनिया भर में पालन किया जा रहा है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए प्रतिवादियों को केवल रक्त का नमूना एकत्रित शक्ति परीक्षण के लिए एक एसओपी के साथ आने का निर्देश दिया जाएगा। न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह चेन्नई में उच्च न्यायालय की मुख्य सीट और मुद्देर पीठ के बारे में एसोसिएशनों के लिए उपलब्ध अपने आदेश की एक प्रति को चिन्हित करे ताकि कोई भी वकील बाद में के दौरान अदालत की सहायता के लिए आगे आ सके। मामले की सुनवाई 11 अगस्त से शुरू हो रही है। अगला खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इस बात का जायजा लेने का फैसला किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित लिंचिंग को दंडित करने के लिए क्या किया है, क्योंकि जुलाई 2018 के फैसले ने इस धीर तंत्र के भयानक कृतियों की निंदा की थी जिसके लिए एक अभिशाप की आवश्यकता है। विशेष कानून एवं दंड जस्टिस संजीव खन्ना और बोला एम त्रिवेदी के खंडपीठ ने राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों, दर्ज की गई एफआईआर और अदालतों में पेश किए गए चालान के संबंध में 2018 के वर्षवार डेटा को दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत कहा कि गृह मंत्रालय राज्यों के संबंधित विभाग के प्रमुखों के साथ बैठक कर सकता है और तहसीन पूनावाला मामले में 17 जुलाई 2018 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित निवारक उपचारात्मक उपायों के अनुपालन के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर अद्यतन स्थिति प्रदान कर सकता है। फैसले में राज्यों को जिला में नफरत भरे भाषणों और भीड़ हिंसा, लिंचिंग की संभावित घटनाओं के खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशेष कार्यबलों एसटीएफ बनाने का निर्देश दिया गया था। फैसले में यह स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य बना दिया गया था कि वे विस्फोटक संदेशों, वीडियो इत्यादि प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाएं जिनमें किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा और लिंचिंग को उकसाने की प्रवृत्ति है। अदालत ने निर्देश दिया था कि पुलिस भीड़ हिंसा और लिंचिंग की शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने की, आरोपियों की गिरफ्तार करने, प्रभावी जांच करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता ने वकील शोएब आलम, जिनमें कार्यकर्ता तुषार गांधी भी शामिल है, ने अदालत से आग्रह किया कि पिछले 1 साल में कम से कम 10 ऐसे मामले सामने आए हैं। कृपया केंद्र और राज्य को स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें। अदालत ने राज्य सरकारों को 2018 के फैसले के निर्देशों के अनुपालन के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
2018 में 45 पेज के फैसले में आश्चर्य जताया गया था कि क्या हमारे जैसे महान गणराज्य की आबादी ने विविध संस्कृति को बनाए रखने के लिए सहिष्णुता के मूल्यों को खो दिया है। बढ़ती भीड़ की हिंसा, उनकी भयावहता, लिंचिंग के गंभीर और विभत्स दृश्यों को, दर्शकों को उदासीनता और मूक दर्शकों की असमर्थता, पुलिस की जड़ता और अंत में अपराधियों द्वारा घटना की भव्यता के कारण और भी बदतर बना दिया गया। अपराध सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश अब सेवानिवृत्त दीपक मिश्रा ने फैसले में लिखा था कि लिंचिंग और भीड़ की हिंसा को बढ़ते खतरे के रूप में बताते हुए अदालत ने चेतावनी दी थी कि फर्जी खबरों, स्वघोषित नैतिकता और झूठी कहानियों से प्रेरित उन्मादी भीड़ की बढ़ती लहर देश को तूफान जैसे राक्षस की तरह खा जाएगी। बढ़ते हैं छठी खबर। दिल्ली के शिक्षा लोक निर्माण आतिशी मार्लिन ने सोमवार को 10 जुलाई 2022 नई दिल्ली में भारी मानसूनी बारिश के बाद यमुना नदी के जल स्तर का निरीक्षण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 जुलाई को घोषणा की थी कि नदी के 206 मीटर निशान को छूने के बाद यमुना के आसपास के निचले इलाके में लोगों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि लोगों को आश्वासन दिया गया है कि विशेषज्ञों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। मूसलाधार बारिश और बढ़ते यमुना जलस्तर पर बैठक करने के बाद श्री केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिसमें कहा गया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अभूतपूर्व बारिश से लोगों को परेशानी हुई है और दिल्ली की व्यवस्था इसे झेलने में सक्षम नहीं थी। हर साल बारिश के बाद कुछ संवेदनशील इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ घंटों में पानी निकल भी जाता है, लेकिन 153 मिलीमीटर बारिश अभूतपूर्व थी और एक वह घटना जो लगभग 40 वर्षों में घटी है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को यमुना नदी में चेतावनी के निशान के करीब पहुंच गई, क्योंकि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बीच हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से नदी में अधिक बाढ़। बुलेटिन के अनुसार रेलवे ब्रिज पर जलस्तर रविवार दोपहर 1 बजे 203.18 मीटर से बढ़कर सोमवार सुबह 10 बजे 203.58 मीटर हो गया। चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जल स्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार करके 205.5 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्रीय जल उपयोग के संपर्क में है और उन्होंने कहा कि मौसम भविष्यवाणी के संकेत मिलता है कि भले ही अधिक हो बारिश, अधिक होगी, बहुत बारिश होगी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सड़कों पर कुल गड्ढे हो, काफी सारे गड्ढे हो। अप्रिय घटना को रोकने के लिए उन्हें पत्थरों से भर दिया जाएगा। हमने सड़क धंसने की घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। यह क्षेत्र नई दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है। परिषद जो एक वीवीआईपी क्षेत्र है में जल भराव हो गया। हमने उनसे एनडीएमसी मुद्दों को हल करने के लिए कहा है। 7वां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में दावा किया गया है कि उसने मेडिकल स्नातक की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम सामान्य मानकों के संदर्भ में पूरे भारत में योग्यात्मक मूल्यांकन में एक रूपता प्राप्त के लिए नेक्स्ट शुरुआत की है। छात्रों, संकाय और अभिभावकों ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा के रूप में नेशनल एग्जिट टेस्ट NEXT के कार्यान्वयन के विरोध किया है, जो कि इस वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए PGNET के रूप में दोगुनी हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने परीक्षा के लिए गजट अधिसूचना और निर्देश जारी कर दिए हैं। पाठ्यक्रम के बीच में प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन के खिलाफ आक्रोश के बीच छात्र और अभिभावक मांग कर रहे हैं कि नेक्स्ट को इस वर्ष मेडिकल पाठ्यक्रमों में शामिल करने वाले छात्रों के लिए लागू किया जाएगा, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें 2019-20 में पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिला और उन्होंने
इस साल पास हो जाएंगे। नेक्स्ट से कैसे बदलेगा मूल्यांकन का सिस्टम? एनएमसी ने दावा किया कि उसने मेडिकल स्नातक की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम सामान्य मानकों के संदर्भ में पूरे भारत में योग्यात्मक मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट की शुरुआत की है। यह एक समान लाइसेंसधारी परीक्षा विदेशी मेडिकल विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। नेक्स्ट एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा है जो कि 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 2 चरण, एक केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ सैद्धांतिक परीक्षा होगी। परीक्षा में अंतिम वर्ष एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित विषयों को कवर करने वाले 6 पेपर शामिल होंगे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% 100 में से यह 6 पेपरों में से प्रत्येक में अधिकतम संभव का आधा होना चाहिए। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल एक परीक्षा परिणाम पर विचार किया जाएगा। दूसरे चरण में नैदानिक विषयों के शामिल करते हुए व्यवहारिक, नैदानिक और मौखिक परीक्षा होगी। चरण 2 की पूरक परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी 3 से अधिक विषयों में फेल हो जाता है तो उसे पूरक परीक्षा में सभी 7 विषयों में दोबारा शामिल होना होगा। चरण 2 के खिलाफ प्रयास संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि उम्मीदवार ने पहले चरण में उत्तीर्ण कर लिया हो और एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में शामिल होने के 10 वर्षों के भीतर दूसरे चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण करनी होगी। छात्र घबरा स्थिति को मांग को एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र जिन्हें 2024 में एनईएक्सटी का पहला संस्करण देना है, मांग कर रहे हैं कि उन पर इसे थोपना अलोकतांत्रिक है और राजपत्र अधिसूचना में बहुत सारी अस्पष्टताएं का भी आरोप लग रहा है। एसोसिएशन ने नेक्स्ट पर दोबारा विचार करने की मांग, क्योंकि बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्र कुशल के अनुसार एनएमसी ने चालू वर्ष नेक्स्ट की शुरुआत की है। हमारे कॉलेज शेड्यूल के अनुसार अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। एनएमसी ने घोषणा की है कि वह मई 2024 में एनईएक्सटी चरण 1 का आयोजन करेगा। इससे हमें तैयारी के लिए 3 महीना मिलेगा, जो कि एक कठिन काम है। एक मेडिकल छात्र के अनुसार हम लंबे फॉर्म वाले थ्योरी पेपर लिखने के आदी हैं। यह देखते हुए कि यह चरण 1 में नकारात्मक अंकन वाला एमएसयू और परीक्षा उत्तीर्ण करने के विफलता में हमें 1 साल अनिवार्य इंटर्नशिप करने से भी रोक देगी। हमें फंसने का डर है। कुछ छात्रों को डर है कि एनईएक्सटी एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने से पहले कुछ वर्ष पहले काम करने की योजना को बाधित कर सकता है। मैसूर के अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र ने कहा कि मैं 2 साल के एक सरकारी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करने और बाद में अपना पीजी करने की योजना बना रहा था। अब ऐसा लगता है कि उस विकल्प को खारिज कर दिया गया है। बेंगलुरु में अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र के माता पिता स्वाति ने कहा कि मेरा बेटा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में एनएमसी के 2019-20 के शैक्षणिक वर्ष बैच के छात्रों पर अचानक एनईएक्सटी लागू कर दिया है। छात्र 2019-20 में अपना मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करते समय एक प्रारूप का पालन कर रहे थे। अचानक मूल्यांकन प्रक्रियाओं में बदलाव किया जा रहा है। एनईएक्सटी को तभी लागू करना चाहिए जब शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्र पास आउट हो जाएं। आरोप पत्र में कहा गया है, 8वीं खबर आरोप पत्र में कहा गया है, डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलरकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ओर आकर्षित थे, जो जारा दासगुप्ता उपनाम का इस्तेमाल करती थी और अन्य वर्गीकृत रक्षाओं परियोजनाओं के अलावा भारतीय मिसाइल प्रणालियों के बारे में उससे बातचीत करती थी। महाराष्ट्र पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दस्ते के एटीएस ने श्री कुरुलकर को, जो पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला के निदेशक थे, के खिलाफ पिछले हफ्ते यहां एक अदालत में
आरोप पत्र दायर किया है। 3 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब वह न्यायिक हिरासत में है। आरोप पत्र में कहा गया है कि श्री कुरूलकर और जरा दास गुप्ता व्हाट्सएप के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के माध्यम से भी संपर्क में थे। दास गुप्ता ने खुद को यूके में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और अश्लील संदेश और वीडियो भेजकर उससे दोस्ती की। एटीएस ने आरोप पत्र में कहा कि जांच के दौरान उसका आईपी पता पाकिस्तान का पाया गया। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस लॉन्चर, ड्रोन, यूएसबी और अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री बीजिंग सिस्टम समेत अन्य चीजों के बारे में वर्गीकृत और संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुरूलकर जो उसके प्रति आकर्षित थे ने डीआरडीओ की वर्गीकृत और संवेदनशील जानकारी को अपने निजी फोन पर संग्रहित किया और कथित तौर पर इसे जारा के साथ साझा किया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एसएम ड्रोन, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और यूएसबी की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की। एटीएस के मुताबिक दोनों जून 2022 से दिसंबर 2022 तक संपर्क में थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद डीआरडीओ द्वारा आंतरिक जांच शुरू करने से ठीक पहले श्री कुरूलकर ने फरवरी 2023 में जारा के द्वारा नंबर ब्लॉक कर दिया गया। उन्हें जल्द ही एक अन्य अज्ञात भारतीय नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ जिसमें पूछा गया कि आपने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया। आरोप पत्र में कहा गया है कि चैट रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि उसने अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक कार्यक्रम और स्थानों को उसके साथ साझा किया था, यह जानते हुए भी कि उसे उन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए था। मित्रों, घड़ी का इशारा हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं पर खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। भरोसा और विश्वास बनाए रखे। कल फिर होगी मुलाकात जब घड़ी में बजेंगे 9 बजे हो नहीं पा रहा है क्योंकि कमिटमेंट जो है, जो लोग कमिट करते हैं, कभी हमारा जो एंकर जो है वो सो जाता है, मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं से जो है सो हम जूझ रहे हैं और पता नहीं कब तक जूझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक राहत साहब का एक शेर याद आता है कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो हमको अब मल्लाहों का चक्कर छोड़ना पड़ेगा और खुद से ही खबरों को आपको बताना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि कल रात के 9 बजे मैं आपको यह बुलेटिन कल मैं लेकर आ पाऊं। अब देखता हूं मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है। बहरहाल भरोसा कीजिए और अगर हमारा कार्यक्रम अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसलिए अंत में बोल रहा हूं क्योंकि अगर पूरा वीडियो अगर देख लिए है तो फिर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बहरहाल हमको दे इजाजत। शुभ रात्रि।